हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपको एक आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये बड़ी भुजा है अपॉन क्यू एस, जबकि क्यू एस एक छोटी भुजा है। ये बराबर है क्यू टी, इस बड़ी भुजा के क्यू टी अपॉन पी आर। ये पी आर जो त्रिभुज के अंदर ही एक पी आर भुजा अलग से आपको दी गई है, ठीक है। ये बराबर है, इसके अलावा कोण एक बराबर है कोण दो के। ये कोण फर्स्ट एक नंबर जिसको हम दे रखा है, ये कोण एक और ये कोण दो, ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब देखिए, हम लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसके अंदर आपको एक संबंध भी दिया गया है इस त्रिभुज के अंदर, क्योंकि और भी इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ। तो इसमें दिया गया आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। इसके अलावा और क्या दिया गया आपको? इसमें दिया गया कोण वन, मतलब फर्स्ट नंबर जिसको हम दे रखा, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक और दो बराबर है। सिद्ध क्या करना आपको? लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई आपको? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर की। दोनों त्रिभुज हमें आपस में समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो दो त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं। किस तरीके से बन रहे हैं देखिए, इसके ऊपर छोटा फिगर बनाते हैं चेक। ये इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर है Q, ठीक है, यहाँ पर है T, ठीक है, और यहाँ पर है R। अब इसके अंदर एक भुजा ये आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर है P और यहाँ पर है S, ठीक है। ये P है, ये P, ठीक। अब हमें PQS, PQS ये छोटा त्रिभुज है, ये त्रिभुज PQR मतलब बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप है, समझ में? जो किसी कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति में, सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो कोण एक और जो कोण दो है, ये दोनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के ही कोण है, ठीक है। कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण एक बराबर है कोण दो के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें ज्ञात है, हमें पहले से ही ये बराबर दिए गए, ज्ञात, ठीक है। जब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो जब कोण एक और दो बराबर है, सीधी सी बात है, इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। तो एक के बराबर तो है पी आर और जबकि दो के बराबर है पी क्यू, ठीक है। अतः इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो हम कहेंगे पी क्यू बराबर होगी पी आर की, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, फर्स्ट में डाल दिया, इसको हम बाद में काम में लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यदि दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है।
इसका अर्थ ये हुआ कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तो उनके सम्मुख दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आपको एक संबंध दिया गया था, ठीक है, इसे साफ रखा। आपको एक संबंध दिया गया था, वो क्या दिया गया था? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो पी क्यू है ये किसके बराबर? पी आर के बराबर है। तो क्यों ना हम इस पी आर के बराबर पी क्यू रख दें। ठीक है। तो लिखे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से पी आर के स्थान पर पी क्यू रखने पर, ठीक है, ये जो पी क्यू है दोनों आपस में बराबर है पी क्यू रखने पर। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इसमें जो पी आर जो भुजा है वो आपके त्रिभुज के बीच में है। ठीक है। इससे हमें कोई भी मतलब ही नहीं है। हमें दोनों त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना हो। ठीक है। और जबकि हमें ये जो भुजा पी आर दी गई है, ये बीच में दी गई है, ये हमारे को काम की भी नहीं है। तो क्यों ना हम पी आर के स्थान पर पी क्यू कर दे, जो कि हमारे काम में भी आएगी। ठीक है। इसलिए हम इस पी आर के स्थान क्या करेंगे? पी क्यू कर देंगे। तो अगर क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन ये जो पी आर भुजा है, ये पी आर और पी क्यू आपस में बराबर है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है। इनके सामने के कोण बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो पी आर के स्थान पर क्या करेंगे? पी क्यू, पी क्यू। अब दोनों पक्षों को अगर हम चेंज कर दें, पलट दें, इसको मिटा दें, साफ कर दें। ठीक है। अब दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को हम चेंज कर देते हैं, देंगे या हम ये भी कह सकते हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर बराबर है पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब देखिए कौन सी त्रिभुज भुजा हो गई? क्यू एस, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू एस अपॉन क्यू आर, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा क्यू एस और बड़े त्रिभुज की भुजा क्यू आर बराबर है पी क्यू। ठीक है। छोटे त्रिभुज की भुजा पी क्यू अपॉन क्यू टी, इस बड़े त्रिभुज की भुजा। ठीक है। तो दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए, संगत भुजाएं बराबर हो गई। इसके अलावा आपकी ये जो बिंदु क्यू बिंदु जो कोण बन रहा है, ये कोण जिसको हमने 1 नंबर डाल रखा था, ये कोण दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। क्योंकि ये जो 1 नंबर वाला जो कोण है ये छोटे त्रिभुज में भी काम में आ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी ये भी काम में आ रहा है। क्यू बिंदु यहाँ पे क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे टी क्यू एस या टी क्यू आर, दोनों के अंदर ये क्यू बिंदु कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 1 के। ठीक है। अतः क्या कर लेते हैं हम? अतः एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? भाई हमने दो त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज,
दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और एक कोण हमने बराबर बता दिया कि दोनों एक कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुजों कॉमन है तो उभयनिष्ठ हो गया। दोनों त्रिभुजों में ये कोण आपस में बराबर है उभयनिष्ठ होने के कारण। ठीक है, तो इस तरह से SAS नियम से या समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक आकृति दी गई है, एक फिगर दिया गया है। इसमें त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार से स्थित है। एक त्रिभुज है PQR, इसमें PR भुजा पर और QR भुजा पर दो बिंदु है S और T इस प्रकार से स्थित है कि कोण P बराबर है RTS के। ये जो कोण P है ये इस T कोण के बराबर है, मतलब RTS इस कोण के बराबर है। तो कह रहा है त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। देखिए पहले ज्ञात है, ज्ञात है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है, लिख देते हैं, कोण P बराबर है कोण RTS के। ये आपको ज्ञात है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमारे को, सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति चाहते हैं हम सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज है, एक RTS छोटा त्रिभुज जो ऊपर बन रहा है, और एक RPQ जो कि बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज RTS तथा त्रिभुज PQR या RPQ, त्रिभुज RPQ में। ठीक है, इसमें आपको दोनों त्रिभुज में RTS और त्रिभुज RPQ और RTS दोनों में एक कोण था, पहले से बराबर दिया गया है। लिख देंगे इसको, कोण P बराबर है या कोण RTS बराबर है कोण P के। ठीक है, क्योंकि ये आपको ज्ञात है, पहले से ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए बराबर है। इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण जो कि R बिंदु में बन रहा है, ये उभयनिष्ठ कोण दिया गया है। दोनों त्रिभुजों में ये बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है। ठीक है, देखेंगे कोण R बराबर है कोण R बराबर है कोण R। ये R बिंदु दोनों त्रिभुजों का शीर्ष है, यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो जो ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक ही हो तो वो तो वैसे बराबर होगा। ठीक है, आप देखेंगे RTS इसमें भी यही एंगल काम में आ रहा है, और RPQ इसमें भी यही एंगल काम में आ रहा है। ठीक है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो दो कोण हमने बराबर कर दिए, अतः AA नियम के अनुसार, मतलब समरूपता की कसौटी से 7 अधिक %।
लिखेंगे अतः ए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर, यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, अगर हम दो कोण बराबर सिद्ध कर देते हैं तो तीसरा कोण उनका अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ हमने दो कोण सिद्ध किए हैं, एक कोण आपको पहले से ज्ञात दे रखा था और दूसरा कोण घनिष्ठ है, इसलिए ये आपस में बराबर होगा। तो ए समरूपता के कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये हमने सिद्ध कर दिया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ आ गया? ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें भी आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें आपको कह रहे हैं कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, मतलब इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि सभी अंग समान हो, मतलब जिनका अनुपात नहीं, जिनकी भुजाएं आपस में ही बराबर होती है, संगत भुजाएं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सर्वांग सम तो दे रखे हैं, फिर आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, त्रिभुज ए डी ई, ये जो बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है ए डी ई, ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ज्ञात है, तो ज्ञात है के अंदर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, ये सर्वांग सम चिन्ह होता है, जो कि आपस में समरूप भी होते हैं और जिनकी भुजाएं आपस में बराबर भी होती है। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होगी। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके अलावा सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना आपको, त्रिभुज ए डी ई, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर वाला ए डी ई आपस में समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप हमें सिद्ध करना है। तो ये तो बराबर हो नहीं सकते, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, इनका अगर हम अनुपात बराबर कर दे तो ये कम समरूप तो हो ही सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, उत्पत्ति में कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए आपके त्रिभुज ए बी ई तथा ए सी डी आपस में सर्वांग सम है। देंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। हम कहेंगे ए बी अतः ए बी बराबर होगी ए सी भुजा। ये जो ए बी भुजा है और ये ए सी भुजा है, ये आपस में बराबर होगी, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो ये जो ए बी भुजा है ये तो ए बी ई की है, जबकि ए सी भुजा है ए सी डी वाले त्रिभुज की। ए सी डी त्रिभुज की तो ए सी भुजा और ए बी ई त्रिभुज की ए बी भुजा आपस में बराबर होगी। तो हमने कहा ए बी बराबर होगी ए सी के, तो दोनों भुजाएं बराबर है, इनका अनुपात क्या प्राप्त होगा, 1। हम लिखेंगे, या हम इसे कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी बराबर 1। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है,
अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए, इनका रेशियो निकाला जाए तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए राजा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार पर साफ कर दे। देखिए आगे लेंगे इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में ए बी ई और ए सी डी, इसकी ए डी भुजा और ए ई भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार ए डी बराबर होगी ए ई के, क्योंकि ये दोनों भी क्या सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजा है। देखिए ए बी ई, इसकी तो ए ई भुजा है और ए सी डी की ए डी भुजा है। दोनों भुजाएं भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो लिखेंगे ए डी बराबर ए ई है। अतः इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ए डी अपॉन ए ई, ये भी कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 1। कितना होगा? 1। तो इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो पहला समीकरण था, उसमें हमने ये ज्ञात किया था कि ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों भुजा भी आपस में क्या थी? बराबर थी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी का मान कितना प्राप्त हुआ था? 1। इन दोनों का भी अनुपात 1 आया था। और इसी तरह से ए डी अपॉन ए ई, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त होता है। समीकरण 1 व 2 से ये मान हम आपस में बराबर रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 के अंदर आपने ज्ञात किया था ए बी अपॉन ए सी बराबर 1। लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी बराबर 1 था। और यहाँ भी ए डी अपॉन ए ई का जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 1। तो यहाँ दोनों मान आपस में बराबर रखने पर ए बी अपॉन ए सी बराबर हो गया ए बी अपॉन ए ई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखिए अगर इन दोनों का हम आपस में चेंज कर दें, ठीक है, ए ई को हम इधर लेके जानते हैं, ठीक है, और इस ए सी को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब आपस में चेंज कर दे अगर, तो यहाँ हो जाएगा ए ई, कौन सी भुजा? ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा ए डी अपॉन ए बी। ए बी, इन दोनों का हमने आपस में चेंज कर दिया। ए बी को हम यहाँ ए ई के स्थान पर लेके आ गए और ए ई को हम ए बी के स्थान पर ले गए। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया? देखिए आप त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में ये भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या हो गया? भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। कैसे हुआ? देखिए ए बी सी में आप कहेंगे ए ई अपॉन ए सी बराबर है ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए छोटे वाले को देखना, ए डी ई और ए बी सी को देखेंगे आप। देखो ए ई अपॉन ए सी, ए ई छोटे त्रिभुज की भुजा है, अपॉन ए सी बड़े त्रिभुज की भुजा है। अब इसी प्रकार ए डी अपॉन ए बी, ए डी छोटे त्रिभुज की भुजा है, जबकि ए बी कौन सी त्रिभुज की भुजा? बड़े त्रिभुज की भुजा है। तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी आपको प्राप्त हो गया। इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण उभयनिष्ठ है जो कि कॉमन है। कौन सा कोण है? ए। ठीक है, तथा कोण ए बराबर है कोण ए के। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। ठीक है,
वेनिस्ड कोण है। इसलिए कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा, बी को हम शांत कर लेते हैं, बी बिंदु इसका था। तो ये ए बराबर ए हो गया, क्योंकि आप देखेंगे तो ए डी ई इसमें भी कोण ए आ रहा है, तो ए बी सी इसमें भी यही कोण सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये वेनिस्ड कोण है। तब दो तो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच का एक कोण अगर आपस में बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, एस ए एस समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अतः एस ए एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। यही आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।